फर्स्ट अपील में क्या ये लिखा गया था कि इन्फॉर्मेशन गलत है? आप किस बेसिस पे उस इन्फॉर्मेशन को चैलेंज करते हैं? आपने 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपका ये कहना है? जी सर। 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन इन्फॉर्मेशन गलत थी। गलत थी जी सर। तो आपने जब अपना फर्स्ट अपील फाइल किया, उस फर्स्ट अपील हम्म में आपने लिखा कि इन्फॉर्मेशन गलत है, उसका कोई प्रमाण, कुछ ऐसी कोई चीज थी? हम्म। हाँ, उसमें सब पर्टिकुलर उसमें बताया गया था, जो उस पे बिल पे नंबर थे ना, हाँ, पर्टिकुलर वो जो बिल के ऊपर नंबर थे वो मोटरसाइकिल के हाँ। और इनके नंबर थे। और जो पर्टिकुलर वेस में अंदर जो उसमें पेट्रोल डलवाया गया था, वो सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाया गया था। जी हाँ हाँ, तो जी फिर हाँ। हाँ तो उसने जैसे मान लो हम्म। ऑनलाइन वो नंबर की लिस्ट निकाली, तो उसको पता लग गया ये नंबर तो मोटरसाइकिल वगैरह का नंबर है पर्टिकुलर वेस के अंदर। और ये जो पेट्रोल डलवाया गया है पर्टिकुलर वेस के अंदर, ये फोर व्हीकल में डलवाया गया है। हाँ तो उसने वो चीज उठाई थी, उठाने के बाद पर्टिकुलर बेस में फर्स्ट अपील में हम्म। कुछ आया ही नहीं, फिर सेकंड अपील में गए तो उनके पास प्लेंटी वगैरह हुई। प्लेंटी वगैरह होने के बाद फिर उसके बाद उसने दोबारा रिवाइज करके रिप्लाई दे दिया कि भाई ये गलती से मैं ये नंबर गलती डल गए थे। नहीं, तो वो नंबर पे बिल, पेट्रोल तो गया है उन नंबर पर, मोटरसाइकिल में पेट्रोल तो गया है ना? उसने ये क्वेश्चन रखा है कि ये जो मैंने सर पहले। इनका ये कहना है, रुको यार नरेश। इसमें सर इनका ये कहना है कि मोटरसाइकिल मतलब होना चाहिए सर, फोर व्हीलर के सरकारी वाहन के नंबर होने चाहिए जिसमें उन्होंने वही तेल मैं कह रहा हूँ, ये डलवाया। जो रैकेट है, हाँ, जो रैकेट तो है सर शिवानंद जी, तो वो यही चलता है ना कि फोर व्हीलर का पात्रता फोर व्हीलर की होती है। जब उसकी जांच करते हैं तो मालूम पड़ता है कि टू व्हीलर निकला। जैसे अभी एक और रैकेट मध्य प्रदेश में हुआ, जो खाद्यान्न का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो बिल लगाया है, वो सब लगे हैं ट्रक के, लेकिन जब उसकी जांच हुई तो Recording in progress. आप लिस्ट मांगोगे तो लिस्ट में तो कोई भी बेवकूफ बना के चले जाएगा, कोई भी लिस्ट दे देगा और 10 बार अपडेट कर देगा लिस्ट। आपके पास क्या प्रूफ है कि वो लिस्ट के उसी चालान के बेसिस पे लिस्ट प्रिपेयर हुई है? तो आप, मेरी सलाह ये है कि अब आपके पास जो भी लिस्ट आई है, आप उसका बोलिए कि इसका हम्म मूल चालान, जो आपकी कॉपी है आपके पास, वो दी जाए। हम्म। ठीक है? और पेट्रोल पंप पर भी आप एक आरटीआई लगा करके ले सकते हैं उसकी चालान की कॉपी। नहीं, पेट्रोल पंप तो क्या सर इसमें आता है क्या अपने? भाई वो हेलो। आपके गवर्नमेंट के इसमें डील कर रहे हैं वो। कौन सा पेट्रोल पंप है? रिलायंस तो नहीं है ना? रिलायंस तो नहीं है सर ये। हाँ, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम तो आएगा ना? अच्छा 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 अच्छा। जो भी भुगतान हुआ इंडियन होगा ऑयल उसका तो आएगा। चालान जरूर होगा, वो सारी चीजें रहती हैं। चलिए ठीक है सर, तो आगे बढ़ जाते हैं। और विजय पाटीदार जी हैं, ये क्या पूछना चाह रहे हैं? विजय पाटीदार जी बताइए। ट्विटर ये थी देते टूटना आयुक्त में अपनी सुनवाई हो रही है। उसके बाद वो बोल रहे थे कि प्रथम अपील अभी दो दो टूटना अधिकारी है, वो व्यक्तिगत आते तथिकारी तो और मिले तो वो फिर गलत जवाब दे देते तो उन पे जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए? इतना इसके लिए वो तथिकारी तो डबल सुनवाई में आए सूचना आयुक्त प्रथम अपील अधिकारी पे जुर्माने का प्रावधान नहीं है। अधिकारी पर लोग सूचना अधिकारी पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए, ऐसा लिख रहे सूचना आयुक्त। उसके लिए उनको व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 31 तारीख तो डबल बुलाया है, जबकि मेरी 6 तारीख तो सुनवाई हो रही है। ये सुनवाई पे कौन? सुनवाई, यही तो चक्कर है। मतलब जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए, शो कॉज नोटिस दे दिया है, जुर्माना क्यों नहीं लगता है, ये बड़ा सवाल है।
सर सर मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम विक्रम है। काफी देर से हैंड रेज कर जी रखा है। विक्रम जी मैं बताएं। ऑडिबल हूँ सर? बताइए जी विक्रम जी, सर। बताइए। जी जी नमस्कार सर महोदय। सर बताना चाहूंगा मैं दिल्ली का निवासी हूँ। सर मैं लॉ करना चाहता हूँ सर। अभी आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ। सर हमारे जुडिशरी में सर एक सिस्टम है, स्टेट लीगल सर्विसेज, जहाँ पर सर जो पीड़ित होता है, अगर वो महिला है या फिर वो जो इनके पास पैसे नहीं है, उनको फ्री में वकील वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। तो सर मैंने वहां पर सर लीगल एक, एड सर्विसेज होती है। जी जी सर, लीगल एड सर्विसेज। तो सर कुछ समय पहले दिल्ली में सर पारा लीगल वॉलेंटियर्स, जो इनके वॉलेंटियर होते हैं, उनके लिए सर साक्षात्कार हुए थे, उनके चयन के लिए। तो मैंने भी वो साक्षात्कार में हिस्सा लिया था सर। मैंने भाग लिया था, मैंने इंटरव्यू दिया था वहां पे। अब सर मेरे पास तो काफी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं कई सारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ और सोशल वर्क भी करता हूँ। काफी चीजें हैं। तो सर मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने सारी अपनी एक्सपीरियंस बताया, उनको दिखाया। इवन देन उन्होंने सर मेरा सिलेक्शन नहीं किया। तो और सर मुझे पता लगा कि कोई लड़की है या फिर एक दो ऐसे लड़के हैं जो अनएजुकेटेड है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन किया गया है। और सर ये जो डीएलएसए के गाइडलाइन है, उन्होंने, मैंने क्योंकि आरटीआई काफी समय पहले लगाई थी, तो उन्होंने एक में जवाब दिया है कि डीएलएसए जो पारा लीगल वॉलंटियर है, होना चाहिए वो कुछ से कम मैट्रिकुलेशन 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए, उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए। लेकिन सर दो तीन ऐसे वॉलंटियर्स हैं जिनका चयन हुआ है, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। तो सर मैंने इस बारे में आरटीआई लगाई कि किस आधार पर इनका चयन किया गया है। और मैंने अपने मार्क्स पूछे कि मेरे मार्क्स कितने हैं। और क्योंकि उन्होंने ये शर्त रखी है कि मैट्रिकुलेशन होना बहुत जरूरी है, तो मैंने उनसे, जितने भी कैंडिडेट थे उस समय के, तो मैंने उनसे सर उनके 10वीं के संबंधित जो दस्तावेज हैं, क्योंकि सबको जमा करवाया होगा सबने, मैंने भी करवाया था, दिखाया था, तो मैंने सत्यापित कॉपी मांगी थी सर। तो उन्होंने सर इस बारे में मुझे धारा 8 जे का हवाला देकर, इस बारे में सर मुझे धारा 8 जे का हवाला देकर मना कर दिया। तो सर क्या मुझे ये जानकारी मिल सकती है सर, मिलनी चाहिए? भाई जानकारी आपको मिलनी तो चाहिए, और मेरा ये कहना है कि अगर आप वो अगर सर्टिफिकेट भी नहीं भी दे रहे हैं, लेकिन बेसिक क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है, या फिर इस सिलेक्शन प्रोसेस से संबंधित जो फाइल है, उसके कुछ जो जिसमें जो शॉर्टलिस्ट किया होगा, शॉर्टलिस्ट की प्रेसी बनती है इसकी पूरी, नोटशीट बनती है इसकी, आप वो सब एक्सेस कर लीजिए ना, उससे भी आपको समझ में आ जी जाएगा। भाई मेरा जी कहना है जी कि सर। किसी की 10वीं का सर्टिफिकेट है, एक बात पहले तो आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हो लिखना पढ़ना नहीं आता, 10वीं का सर्टिफिकेट है नहीं है या जी नहीं, जी पहले तो इस सर। बात पे सवाल हो जाए। भैया है तो है तो नहीं है ना। अब जो चीज रिकॉर्ड पे जी ही नहीं है, सर। फिर वो कहाँ से ले आएंगे ये बताइए। आप कह रहे हो कि 10वीं पढ़ाई की नहीं की है, तो आप अपनी एक बात की कंसिस्टेंसी तो रखें कि आप जो कह रहे हैं कि 10वीं का सर्टिफिकेट है, भाई नहीं है तो आप उससे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगिए कि इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो भी आपने जो नोटशीट तैयार की है, इसकी प्रति तैयार की है, उसकी कॉपी दी जाए। तो उसमें पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तमाम चीजें, उसके कॉलम रहते हैं, सब कुछ रहता है उसमें। उसमें आपको पढ़ने पे आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, फिर आप आगे प्रोसीड कर जी सकते हैं। जी जी सर, मैंने ये सब सारी चीजें बताई थी सर, मैंने इसे सूचना मांगी थी सर, तो उन्होंने धारा 8 जे में नहीं देने नहीं से मना आर्ट, कर दिया। भाई साहब तो आप, मतलब आपने तो सीधे सर्टिफिकेट मांग लिया ना। जी जी सर, मैंने पूछा सर, मैंने जो प्रश्न बनाया था सर, वो इस तरह था कि कड़कड़डुमा कोर्ट में डीएलएसए द्वारा पीएलबी चयन के लिए जो साक्षात्कार लिया गया, इस साक्षात्कार प्रक्रिया में प्रत्येक आवेदक को कितने नंबर दिए गए, संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं। तो सर हाँ तो मुझे तो उसमें क्या मिला? जी सर, उसमें मुझे कुछ जो नहीं मिला, दिया। जी नहीं सर, उसमें मुझे मिल गया था सर। क्या मिला? उसमें उन्होंने, जी उन्होंने सर मेरा सर जवाब दिया था। मुझे ऐसे इस तरह जवाब दिया था कि सर जो चयन प्रक्रिया है, वो उसके 3 आधार हैं। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, मतलब सर क्वालिफिकेशन मांगा था, और कमिटमेंट कमिटमेंट और सस्टेनेबिलिटी टू वर्क, और कम्युनिकेशन स्किल। सर ये 10-10 नंबर के 3 पैरा बनाए गए थे। और इन्होंने नीचे एक लाइन लिखा था
fix the cutoff of marks to obtained by the candidate to be considered for dissection. However, the suggestive cutoff to be obtained by the candidate for the consideration of selection PLB should be training then 60%. इन्होंने सर 60% मांगा है, और सर मुझे जो इन्होंने मेरा प्रोवाइड करवाया है वो सर मुझे 28 नंबर दिया गया है कि आपको 28 नंबर मिले हैं 30 में से। इवन दिन मेरा सिलेक्शन नहीं किया गया सर। और जब मैंने पूछा कि फिर मेरा दूसरा प्रश्न ये था सर कि नहीं, तो आपको पहले प्रश्न का ही पूरा जवाब कहाँ मिला है आपको? आपको पहले जी प्रश्न का ही सर। पूरा जवाब कहाँ मिला है? आपने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, डॉक्यूमेंट्स तो दिए ही नहीं आपको। नहीं सर, डॉक्यूमेंट नहीं दिए सर। तो फिर लेकिन आप, ये सर कि मुझे मेरा नंबर दे दिया गया है कि आपको कितने नंबर ठीक है, प्राप्त हुए हैं। आप अब सहमत नहीं हो उनकी कार्रवाई से, तो आप फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट अपील सर में आप फर्स्ट अपील में मैं गया था तो उन्होंने, वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने धारा 8J का हवाला देकर और मना कर दिया सर मुझे जानकारी देने से। फर्स्ट अपील में मना किया है कि पहले इसमें मना किया? अब आप, चीजें भी चेंज हो रही है ना आपकी। आपने अभी तक बोला कि पीआईओ ने धारा 81J दे करके आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने के बाद मना कर दिया। अब आप बोल रहे हैं फर्स्ट अपील में जाके मना किया। नहीं फर्स्ट सर, अपील से पहले मना नहीं पीआईओ, किया था? नहीं सर, पीआईओ ने जानकारी दी। जो मैंने सवाल पूछा था, एक तो मेरे को ये जवाब मिल गया कि मुझे मेरा कितना नंबर मिला है। जब मैंने सर मेरा जब दूसरा क्वेश्चन है कि मैंने पूछा कि कड़कड़डुमा कोर्ट में तारीख 15-16 को हुए इंटरव्यू में प्रत्येक चयनित कैंडिडेट के शिक्षा संबंधी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं, तो सर इसमें मुझे कोई जवाब नहीं दे गया। इस बारे में सर मैंने जब प्रथम अपील में गया तो उन्होंने सर मना कर दिया मुझे 8J में। और पहले बिंदु के डॉक्यूमेंट्स के लिए आप नहीं गए फर्स्ट अपील में? सर अपील में तो दोनों के लिए गया था सर, एक ही आरटीआई है तो मैंने दोनों बातें अपनी रखी। लेकिन सर वो सूचना आयुक्त वो सर जो वो थे प्रथम अपील अधिकारी, वो जानते हैं कि सर यही मतलब जो मेरी डिमांड है वो सही है। लेकिन फिर भी इवन देन उन्होंने सर मुझे मना कर दिया है देने से, क्योंकि सर मुझे पता लगा है इन्होंने पैसे ले लेके भर्तियां की हैं बच्चों की। इसी वजह से सर इन्होंने मेरा सिलेक्शन ना करके ऐसे अब आप लोग भी सर। अब आप उसमें जी अब आप वहां पर ककरडुमा कोर्ट का मामला है, तो आप उत्तर प्रदेश आयोग में जाएंगे। अब आप वहां पे नहीं सर, लगाइए। कड़कड़डुमा दिल्ली सर, कड़कड़डुमा दिल्ली। अगर ककरडुमा दिल्ली का है मामला, तो आप, ये सर करके ठीक है, ईस्ट दिल्ली में है सर। ठीक है, तो अब आप फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में आपका केस जाएगा। जी सर, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन में सीधा डायरेक्ट जाऊं सर मैं? सर मैं हाँ, धारा 18 में शिकायत दर्ज कराऊं, उसी के सेकंड अपील दोनों करा नहीं, सकता हूँ? सेकंड अपील जाएगी। सेकंड सेकंड अपील अपील जाएगी, जाएगी सर। और उसमें आपको अपना, आप जो आपका, आप इस पे जोर मत दो कि आपको सर्टिफिकेट की जी कॉपी चाहिए, है ना? जी जी आप सर। बस, उसमें आपका केस कमजोर हो जाएगा, है ना? जी सर। क्योंकि जी आप तो सर। चलो सेटिस्फाई हो जाओगे ना, आपको तो बस इतना आपको पता चल जाए कि सामने वाले के पास कौन, क्या क्वालिफिकेशन है। अगर 12th पास है, 10th पास है, या ग्रेजुएट है, इससे आप सेटिस्फाइड हो नहीं जाओगे, सर तब तो आप मान लोगे ना कि ठीक है भैया, ठीक है, जो नौकरी सर मिल गई है उनको, जो मिली है। सर जिनका सिलेक्शन हुआ है ना सर, मैं जानता हूँ वो पढ़े लिखे नहीं है, 10वीं अरे पास नहीं है। मैंने अरे पूरी भाई, जानकारी 10वीं, पता की है सर। अरे वो तो आपका कहना है ना। अब उसका जी सर्टिफिकेट अगर उसने किया होगा, लगाया होगा, वो तो आप सेकंड जी स्टेप में जा सकते हैं उसके आगे। जी पहले सर। ये जी बात सर। तो आपको पता तो चल जाए, आपको तो यही नहीं Recording मालूम। stopped. आप तो अभी अभी तो देखिए, आप सब अंधेरे में तीर चला रहे हैं। Recording in आप progress. अभी राहुल जी अंधेरे सर, में तीर चला रहे हैं, यहाँ यहाँ है एक ना? तो बात हम बोलना चाहते हैं राहुल सर। हाल हम्म, में जबलपुर हाई कोर्ट का ऑनरेबल जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब का एक ऑर्डर है। उसमें हम्म, बोला गया है कि सेक्शन 81 प्रोवाइजो जो है, जो हम लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट को डिनाई नहीं कर सकता, उस इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सीकर को भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो 81J का जो हवाला दे रहा है साहब, जो बोल रहे हैं कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी 81J का हवाला देते हुए हमारा फर्स्ट अपील रिजेक्ट कर दिया है, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ये गलत हुआ है। काय के लिए गलत वो नहीं जो हुआ, सही हुआ है। हाँ सही हुआ है, आपके पास जानकारी असित जी अपडेटेड नहीं है। 81J अमेंड हो चुका है। मोदी जी ने, नहीं, अमित शाह जी अगर ने, अगर सुनिए सुनिए, 81J इवेंट जो हुआ है डीपीटीपी एक्ट में, जो आप बता रहे हैं वो भी कंट्रोवर्शियल है, उसमें हम नहीं जाना अरे चाहता हूँ कंट्रोवर्शियल वाली मैं। बात नहीं है, हो चुका है अमेंड।
एज ऑफ नाउ लॉ क्या कहता है, मैं जो एक्ट क्या बता रहा हूँ कहता है? सुनिए, अरे वो डीपीडीपी मुझे एक्ट मेरे मालूम है, पास वो दैट इज, देखिए वो जो केस था वो अलग मामला है। वो 81J तब तब उस समय पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की श्रेणी में उसमें 81J अमेंडमेंट नहीं था, इसीलिए उन्होंने उस प्रोवाइजर को बोला। नहीं नहीं, हाल ही का बात बोल रहे हैं हम, जो नहीं नहीं, पुराना जबलपुर ये हाई बहुत कोर्ट का पुराना बात बोल रहे हैं ना। जस्टिस अग्रवाल का पुराना जजमेंट है, अमेंडमेंट के पहले का है, मैंने देखा है अमेंडमेंट कौन के वीडियो। सा? पहले का नहीं है नहीं भाई नहीं, अमेंड हाल ही का आपको है, दिखा, 10-15 दिन मैं पहले का, लोकेशन मेरे अभी पास भेज है। रहा अरे हूँ वो सोशल मीडिया पे आया है हाल ही सोशल में। मीडिया पे, तो सर्कुलेट होते रहेगा 5-6 और हो साल और सकता है उससे वो पुराने फर्क नहीं मामला पड़ता। हो, 2020 का मामले की सुनवाई अभी हाल ही में हो रही है, तो क्या करोगे आप? नहीं 2020 के मामलों तो की हो सुनवाई सकता कभी होगी? है, नहीं उस साल का बारे में हम उसमें गारंटी नहीं दे सकता, तो अरे वो ऑर्डर भाई हुआ है, हम, इसके बारे में हम बोल भाई रहे हैं। कानून क्या है, कानून आप समझ लीजिए। 81J में जो प्रोविजो था कि एनी इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी डिनाइड टू पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन, वो प्रोविजो हटा दिया गया है, अमेंड कर दिया गया है। अब 81J की प्लेन रीडिंग ये है कि इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सनल नेचर शैल बी डिनाइड, बस खत्म। अब वो तो अब इंटरप्रिटेशन पर्सनल हो गया ना। ये जो आप बोल रहे हैं, हो सकता है आपका ओपिनियन है, लेकिन ओपिनियन अमेंड जो नहीं है ये डीपीडीपी ये एक्ट, सुनिए कानून। सुनिए, मेरा बात सुनिए सर। डीपीडीपी एक्ट आने का बाद भी मैंने प्रोवाइजो को अप्लाई किया है, हमको इंफॉर्मेशन मिला है। अरे मिल जाता है, मैं कोई उसके लिए मना थोड़ी ना कर रहा हूँ आशीष जी। मैंने तो खुद सबसे ज्यादा ऑर्डर दिए हुए हैं सर्टिफिकेट देने के। वही बात है सूचना तो। आयोग, और मैंने और तो वो उसमें जो उल्टा, आप 43 डीपीडीपी एक्ट जो है ना, वो अरे कंट्रोवर्शियल है, उसमें अरे डिटेल मैंने तो लिखा सब, नहीं है जे अरे एट कंट्रोवर्शियल वन आपके जे बोलने से नहीं हो जाता ना, एक्ट तो एक्ट है ना। नहीं, हमारा बोलने का कहने का, हम एक्ट का बात बता रहे हैं, अभी उसका रेगुलेशन आया नहीं। डीपीडीपी आ एक्ट गया का है, रेगुलेशन, आ गया है। रेगुलेशन कब आया है सर? अरे आ गया है, आप देख लो ना, चेक कर लो अपडेटेड सब रेगुलेशन इसे। रेगुलेशन अभी भी ऑन द टेबल है, अरे, मैं आपको अरे कह रहा नहीं हूँ अभी। भाई, आप चेक कर लो, आ चुका है। कहाँ हम आप, चेक करके बता रहे हैं, सर हम 3-4 सर जगह का बात बता रहे हैं सर इसमें। मेरा अरे एक और आ चुका प्रश्न है है सर। भाई, अभी नहीं पहले ही आ गया सर था। वहां से आदेश जारी हो गए, डीओपीटी से भी निकल गया, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी चला गया है, हर जगह जा चुका है। सर मेरा एक और प्रश्न था सर। 24 में ही आ गया था। सर राउत रेगुलेशन आ एक्शन गया पर था 24 में। हाँ भाई, मैं रहते हुए आया है, मेरे मेरे पास कॉपी आई थी भाई उसकी। भाई देख एक लेंगे ये वो। जो है आप देख लीजिए ना, अपडेटेड था। फॉर्म में, आप वेबसाइट पे भी जाके देख लीजिए, अपडेटेड हाँ इसमें हम देख पूरा लेंगे, हम उसका। आज ही देख लेंगे, रेगुलेशन आ गया, ये देखिए हम आज ही देख लेंगे। डेटा देखिए प्रोटेक्शन, हाँ आशीष नारायण जी, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है, आशीष नारायण जी, उसमें दो हम अलग लोगों ने अलग चीजें हैं। हाँ एक मिनट देखिए से, जो हाँ सर। डीपी हाँ वो सर, राहुल क्या कर। बोल रहे 2024 का है, और जो ड्राफ्ट रूल्स 2025 है, दीज आर द ड्राफ्ट रूल्स, वो जनवरी 2025 में आया है, जो आफ्टर कंसल्टेशन फाइनल होगा, और डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन होगा। मतलब वो स्टेज वाइज जो है, अलग अलग सेक्शन अलग अलग तारीख को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये तो एक्ट में लिखा हुआ ही है ना, डीपीडीपी एक्ट में। हम्म और हम्म जैसे संविधान भी 2 स्टेज में लागू हुआ था, पहले 26 नवंबर 1949 को लगा, उसके बाद फिर ये 26 जनवरी 1950 में हुआ। आरटीआई एक्ट भी 2 स्टेज में लगा था। पहले आरटीआई एक्ट के कुछ सेक्शन जो है वो 120 दिन के बाद फोर्स में आ गए, 12 अक्टूबर को, है ना, इसलिए हम 12 अक्टूबर को आरटीआई दिवस सेलिब्रेट करते हैं। फिर जो बाकी पार्ट है वो उसके बाद लागू, मतलब कुछ 12 जून से लागू हुए, कुछ 12 अक्टूबर से हुए। तो उसमें 2 स्टेज में इम्प्लीमेंट हुआ है ना वो। तो इस तरह से डीपीडीपी एक्ट है, उसमें भी अलग अलग सेक्शन अलग अलग तारीख को इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, और सरकार ये कर सकती है। पहला सेक्शन में लिखा है, आरटीआई एक्ट का सेक्शन 1 पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है। तो उसी तरह से डीपीडीपी एक्ट है, उसके भी कुछ सेक्शन जो है ना, जो राहुल सिंह सर बोल रहे हैं, वो भी सही हो सकता है। नोटिफिकेशन 2024 का जो है ना, तो वो एक्ट लागू होने का है, तो उसमें कुछ सेक्शन हुए होंगे, और जो रूल्स है, जैसे कि डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया वगैरह जो है, तो ये ड्राफ्ट रूल्स जब हो गए फाइनल, उसके बाद जो बचे हुए पार्ट है वो भी लागू हो जाएंगे। सो एक्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन 2 और मोर स्टेजेस। ठीक आईपीसी है बीएनएस में हुआ है, ठीक भारतीय न्याय संहिता देख लिया, पूरा ठीक है लागू हो गया, लेकिन 106(2) अभी लागू नहीं हुआ। तो ये सब सेक्शन 106 सब सेक्शन 2 बीएनएस का लागू नहीं हुआ है अभी, तो गैजेट में लिखा हुआ है ये चीज, कि इसको हम लागू ठीक नहीं है कर रहे किरण हैं अभी जी। फिलहाल। हाँ किरण हाँ। जी धन्यवाद। अगला लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, किशन लाल लो, बैरवा जी का प्रश्न है। हेलो। लो। सर सर मेरा एक और प्रश्न था सर, प्लीज एक और बस। हाँ सुन पा थोड़ा रहे हैं? फास्ट, जल्दी पूछिए, शॉर्ट में पूछिए, आप लोग जी एक्सप्लेन सर करते बस। हैं तो पूरा टाइम लगा देते जी हो। जी बस शॉर्ट शॉर्ट कौन साइज, प्रश्न है कौन सर। साइज, हाँ सर मैं बताइए। बस, जी सर मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरह के सर कोई जजेस जो होते हैं उनकी भी शिकायत कहीं होती है सर, जुडिशरी में कहीं भी? क्योंकि सर जैसे अतुल सुभाष जैसे केस आते हैं जिनमें रीता कौशिक जैसे करप्ट जज होते हैं, जो ऐसी एक हो गया, मैं तरफा समझ होती फैसला गया, है, होती लेते है, हैं। रजिस्ट्रार जी ऑफिस में कर सर। सकते हैं आप।
रजिस्ट्रार कर ऑफिस सकते में हैं कर सर? सकते हैं, सीधे सीजीआई को कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कर सकते हैं, वहां से भी नीचे हो जाएगा वो, जो हाई कोर्ट होगा, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट होगा, उनको वो ट्रांसफर कर देंगे। आप हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में भी रजिस्ट्रार को भी कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कर सकते हैं। लेकिन जज की शिकायत करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें, होमवर्क पूरा करके करिएगा, नहीं तो 2 मिनट जी में जी फाइल को उठा के फेंक देंगे। एक एक चीज जो ठोक बजा करके, एजम्पशन पे बेस ना हो वो शिकायत, कागज उसके पूरे हो, एविडेंस पूरे हो, है ना। ऑर्डर में कुछ जी जी गड़बड़ सर, जी सर। गड़बड़ की है, घपला किया है, तो वो दिखना चाहिए, वो प्रूफ होना चाहिए, है ना। और उस पॉइंट को, जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट हो उसको सबसे ऊपर रखिए और उसी पॉइंट को लेकर के शिकायत करिए, तो फिर जी जी सर, जी हो सर। पाएगा। हेलो। जी सर। तो सारे कागज लगा के आप कर दीजिए, ऐसी शिकायतें बहुत होती रहती है और बहुत कार्रवाइयां भी बहुत होती रहती हैं। जी जी सर। सर हाँ रजिस्ट्रार, एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे, मैं लिख लूंगा सर एक बार। नहीं, रजिस्ट्रार। आप रजिस्ट्रार जो है, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला है, तो आप जी सर। सीधे उसके सारे एविडेंस लेकर के लिखित में आप रजिस्ट्रार हाई कोर्ट जो है, आप उनको शिकायत कर सकते हैं। जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जो है अपने हाई कोर्ट के, उनको आप डायरेक्ट आप उनको शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा जी सर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी आप भेज सकते हैं, वहां से फाइल वापस सीजीआई। ट्रांसफर होकर के इधर आएगी, आपके हाई कोर्ट में आएगी इंक्वायरी के जी लिए। जी सर। तो जी सर। ये इन सब जगह आप शिकायत कर सकते हो, फिर वहां से आप आरटीआई लगा के आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी शिकायत पे क्या जी जी कार्रवाई सर, की जी गई सर। है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है विक्रम जी, और आगे उसमें बढ़े बकायदा और नाम और ये सब शिकायतकर्ता का नाम बहुत स्पष्ट होना चाहिए, एनोनिमस शिकायत नहीं होनी चाहिए, है ना। नाम वाम स्पष्ट लिखते हुए, और ताकि ओके सर, क्योंकि ओके सर, यस सर। इंक्वायरी होगी तो उनको भी तो फीडबैक कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, ये सब तमाम चीजें हाँ, जी होती जी सारी सर। चीजें बहुत क्लैरिटी जी के साथ होनी चाहिए। और जजेस का मामला है तो आप जानते हैं कि उसमें बहुत ही ऑथेंटिक चीजें होनी चाहिए, प्रूफ अपने पास पर्याप्त होने चाहिए और सब उसमें पॉइंटेड होने चाहिए एक एक करके। जी जी। एस एम जी सर, एस जी एम सर। सर 823 मैं हेलो। में से। हाँ हेलो। बोलिए, बोलिए सर बोलिए। नमस्कार सभी को। हाँ, कौन है आप, कहाँ से? सर मैं किशन लाल बैरवा बोल रहा हूँ सर। नहीं नहीं, आप किशन लाल जी होल्ड करिए कि सैमसंग एस एम है। सैमसंग एस एम कहाँ से है भैया, आपका मैसेज आया है। सर मैं हरियाणा से हूँ। हाँ, क्या हेलो। नाम है? मेरा नाम अनीश पाल है सर, मैं हरियाणा से। राहुल सर से कुछ बात करनी थी मेरे को, 2 मिनट लूंगा सर बस। हाँ बताइए, पूछिए। सर ये मैं भारतीय ये एविडेंस एक्ट के ऊपर काम कर रहा था। मेरा नेशनल के अंदर एक केस जा रहा है सर, इसकी पीछे 2 दिन पहले सुनवाई हुई है सर। हम्म। सुन पा हाँ। तो इसके अंदर सर मैंने इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 76 के तहत एविडेंस एक्ट में सर उनसे 4 चीजें पूछी थी। एक, मेरा नियर बाय थाना में मैंने एक शिकायत की थी, राहुल सर का आदेश भी है इसके ऊपर। सर मैंने उनसे दस्तावेज मांगे थे, जो जर्नल डायरी होती है ना सर थाने के अंदर, जैसे मैंने शिकायत भेजी है उनको, तो शिकायत भेजने पे उन्होंने कुछ नहीं किया, वो फेंक दिया कागज मेरा। तो मैंने उनसे एविडेंस एक्ट के अंदर 4 चीजें पूछी है। जो जर्नल डायरी पे डायरी नंबर लगा है सर, उसकी पेज की मेरे को सत्यापित कॉपी दी जाए। ठीक है। उस पे जो कार्यवाही निराकरण किया गया उसकी कॉपी मेरे को दी जाए। ठीक है। जो दस्तावेज आपके कार्यालय में मैंने भेजे हैं इस डाक रजिस्ट्री के माध्यम से, उनकी सत्यापित कॉपी मेरे को दी जाए। सर ये 4 चीजें पूछी थी। तो मैं इसमें लीगल फीस अदा भी की थी मैंने, तो मैं उपभोक्ता की श्रेणी को देखते हुए ये गया था सर, नेशनल कंज्यूमर कोर्ट तक पहुंच चुका हूँ सर। मेरी 2 दिन पहले सुनवाई है, जो वहां तो के ठीक है। अध्यक्ष है ना। हाँ जी, हाँ हाँ जी। ठीक है। हाँ, सुनवाई है तो आप वहां पे जाइए, अपना पक्ष नहीं रखिए नहीं नहीं नेशनल। सर, मैं वही हाँ। बात कर रहा हूँ। एपी साई जो अध्यक्ष है नेशनल कंज्यूमर कोर्ट के, उन्होंने इसको केस डायरी मान लिया सर, जबकि ये केस डायरी नहीं है सर। जो मेरे अधिवक्ता वहां पे नियुक्त थे, उन्होंने बात रखी है कि हमने एक सामान्य शिकायत पर एक जानकारी मांगी है। राहुल सर का एक निर्णय भी है सर इसके ऊपर। जनरल जनरल डायरी पे है ना? हाँ, तो लेकिन वो एपी साई जो अध्यक्ष हैं वो इसको केस डायरी मान रहे हैं, केस तो डायरी फिर की। उनको उनको कन्विंस करिए, उनके लिए क्या किया जा सकता है? आप वकील के माध्यम से गए हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, तो वकील को बोलिए कि भाई जनरल डायरी है, ले हमने लिख करके पूछा था, जनरल डायरी की मांगा था, हाँ, इन्फॉर्मेशन की डायरी तो की नहीं मांगा था। जो जर्नल डायरी के अंदर आवक जावक रजिस्टर होता है ना सर, उसके अंदर हमने जो मांगे वगैरह भी वो दे नहीं सकते आपको। सामान्य डायरी तो कोई भी नागरिक प्राप्त कर सकता है ना, दस्तावेज उसके सर। अब में इवन देखिए क्या होता है जनरल डायरी में, वो इसलिए नहीं दिया जाता है, हर आदमी को नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसमें पूरे दिन भर का लेखा जोखा रहता है। क्या हाँ जी होता है सर। कि थाने में एक स्टाफ है, वो पहले आपका केस अटेंड किया, उसके बाद फिर उसके पास दूसरी टिप आ गई, कहीं से हम्म। ये आ गया है कि भाई ये कोई बयान देने आ गया कार्यालय में,
कोई और टिप आ गई कि यहाँ पे लूट और चोरी की वारदात होने वाली है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है थाने में, जो भी शिकायतें आती हैं, वो सब उसको एंट्री करते जाते हैं, है ना। हाँ तो हाँ उसमें कई बार मुखबिरी की सूचना आती है, तो कई बार हाँ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी होती है, इसीलिए पुलिस जो है उसको देने से मना करती है कि उनका कहना है कि साहब ये हम देंगे तो मतलब जो जो हमारी मुखबिर है उनकी सूचना जो है वो सामने आ जाएगी कि कहाँ से मुखबिरी हो रही है, क्योंकि उसके बाद मुखबिर की सूचना आई, उसके बाद रेड मारने आते हैं, तो कल को जिसके यहाँ रेड पड़ रही है वो भी इंफॉर्मेशन ले लेगा कि चलो बताओ मुखबिरी किसने की थी। तो नहीं इसीलिए सर, उसको दे राहुल सर ये इसके मैं अंदर मैंने रीजन जब बता ये, रहा हूँ मैं, एक हाँ समझ नहीं तो वो लो बात थाने ठीक, की, थाना क्यों नहीं देता वो चीज समझ हाँ लो पहले, अच्छा जी, है ना। अब रही बात आपकी कि आपका अपना केस है, हाँ आप जी, अपने केस को पाने के हकदार है कि नहीं है, तो हाँ बिल्कुल जी, आप हकदार हैं, क्योंकि हाँ जी, इवन कोर्ट भी जो है, जब आप इस मामले को आप अब पता नहीं इसको आप दूसरे ढंग से ले गए, मेरा कहना है हम्म, कि अगर आप इसको बकायदा अगर आप इसको कोर्ट में अगर केस फाइल करते हैं हाँ जी, इंफॉर्मेशन लेने के लिए नहीं, हम्म, आपने आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आपने इस कोर्ट में केस लगाया है, तो कोर्ट के पास भी पावर होती कि वो लोग भी मंगवाते रहते हैं, पूरी जनरल डायरी मंगवा लेते हैं, उसी बेसिस पे फिर वो तय करते हैं कि इसमें पुलिस ने गड़बड़ी की है, और पुलिस के खिलाफ फिर कार्रवाई भी होती है ना। तो हाँ जी, उसका एक तरीका ये भी है, आप जब आपको ये कंफर्म है कि उसमें कुछ गड़बड़ है, तो आप हम्म, अपना सीधे उसका जो लीगल आपका एक रिजोल्यूशन है, आप वो तो आप ले ही सकते हैं, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। हाँ सर मैं ये जानना चाह रहा था किस केस में, वो ठीक है ये चीज आपने कही है राहुल सर, मैं इसमें ये कह रहा था, जैसे मैंने उनको आवेदन किया था 18/12/2023 के लगभग 22 में किया था सर ये आवेदन मैंने उनको, तो मैंने उनको 25 दिन का टाइम दिया था एविडेंस एक्ट में, लेकिन उन्होंने कोई भी रिप्लाई मेरे को नहीं दिया सर इस संबंध में। तो फिर हम्म मैंने उनको लीगल नोटिस वकील के माध्यम से भेजा सर, तब भी कोई हम्म रिप्लाई नहीं आया उनका। तो मैं हम्म जिले के कंज्यूमर कोर्ट में चला गया सर, जो भी मैंने उनको पैसे अदा किए थे सर। तो ये मेरा हम्म मामला अब नेशनल में चल रहा है सर, मैं हम्म। उपभोक्ता की श्रेणी में आता हूँ, मगर मैंने इनको पैसे देने की लोक सेवा का वो लिया सर, लेकिन अब वो इसको आरटीआई में ट्रीट कर रहे हैं, आरटीआई के अंदर ट्रीट कर रहे हैं, अब उन्होंने मेरा कैसे जवाब ट्रीट दाखिल कर किया ना। सकते हैं, आपको आरटीआई तो लगानी पड़ती है, नहीं नहीं आरटीआई सर पे मैंने कौन ट्रीट एविडेंस कर रहा एक्ट में मांगा था ना सर ये, है, आरटीआई में कंज्यूमर कोर्ट का कोई काम ही नहीं है। नहीं आरटीआई नहीं लगाई ना सर, मैंने तो एविडेंस एक्ट में मांगा ना 76 में, तो साक्ष्य अधिनियम कौन के तहत। तो आप कौन आपको किसने बोला आरटीआई में ट्रीट कर रहे हैं? ये उनका अब जैसे मेरा नेशनल से नोटिस गया ना पुलिस वालों के पास सर, अब हाँ, तो उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया आरटीआई में कि भाई ये तो आरटी डीएसपी से संबंधित, जबकि मैंने थाना प्रभारी से एविडेंस एक्ट में कागज मांगे थे सर। अब वो उनका अब जवाब दिक्कत रिप्लाई अब यहाँ, दिक्कत अब एक तो मिनट एक मिनट, अब दिक्कत ये है कि एविडेंस एक्ट में आपने मांगा, वो कोर्ट का मामला होता है, आपका पहले से कोई कोर्ट में था नहीं। और एविडेंस एक्ट में जानकारी मांग लेने से 76 के अंतर्गत थोड़ी होता है कि कोई भी विभाग आपको कुछ भी जानकारी दे देगा, उसमें भी तो रहेगा ना, उसमें तो और भी ज्यादा सीक्रेसी है, उसमें तो और और डिनाई कर पुलिस सकता है। उसमें गलत इसको आरटीआई आरटीआई तो में ले आपको, रही है ना। नहीं सर भाई वो आरटीआई में मैंने तो आप कम एविडेंस से कम एक्ट मांग के, भी सकते थे, 8 सेक्शन 8 और 9 सुनिए से हट के जो भी जानकारी है तो वो दे भी सकते थे। 76 में तो आपको पूरी तरह से भी डिनाई कर सकते हैं कि भाई ये फीस सीक्रेट आपने जानकारी कितनी, है, जैसे नहीं इन्होंने नहीं फीस वो कितनी दी और फीस कहाँ देख के ली है, कहाँ लिखा है कितनी फीस देना है और कितना टाइम, आपने बोल रहे आप बोल रहे मैंने 25 दिन दिया, या 25 दिन का दिया, या आप तय करेंगे, कहाँ लिखा है ये सब, कौन से नहीं रूल्स सर फॉलो इसके कर रहे अंदर हैं आप? 76 के अंदर लिखा लीगल फीस अदा करने के बाद मैंने उनको आपने एविडेंस आवेदन कहाँ में एक्ट लिखा लिखा है? था को ये, लेकर के आप तो भ्रमित हो रहे 76 हो, पढ़ा ही नहीं एविडेंस आपने, एक्ट को 76 में, आरटीआई से मिक्सअप मत 76 करो में ना वीरेंद्र जी भाई। को टाइम बोले, लिमिट दिया है ना फीस दिया है, वीरेंद्र जी टाइम जवाब लिमिट और दे फीस दें। नहीं है, टाइम लिमिट और फीस नहीं है 76 में, बिल्कुल नहीं है। नहीं सर नहीं नहीं मेरी मेरे आवेदन में क्या था सर, मैंने उनको 20 आवेदन रुपये ठीक है, अदा किए थे। आवेदन में तो आप अपने मन से फीस तो अपनी निर्धारित करोगे, आप टाइम लिमिट भी नहीं आप नहीं खुद नहीं देंगे, सर अब मेरे आवेदन में पार्लियामेंट मेरी, जो पार्लियामेंट ने नहीं किया वो आप कर लोगे। नहीं नहीं मैंने उनको ये लिखा था ना, यदि मेरी फीस अधिक बनती है तो मैं वो भी देने के लिए बाद मैंने वचन तो कर दिया ना उनको सर, यदि आप, लेकिन 25 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं आता सर उनका, लिखने में मुझे जवाब तो आता आइडिया ही है नहीं कुछ भी है आता इसमें, तो मैं, वीरेंद्र जी एविडेंस एक्ट में 25 दिन में कोई जवाब देने का कुछ वो है क्या, प्रोविजन है नहीं क्या? सर, नथिंग, कोई प्रावधान नहीं है इसमें, ये होता है कि जो होता है मामला कोर्ट में विचाराधीन हो, आप प्रीएम्बल देख लीजिए एविडेंस एक्ट का, प्रीएम्बल में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, इट टू रेगुलेट द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स, तो कोर्ट्स के लिए है वो, यदि कोर्ट के अलग से लिए है ना वो। वो अधिकार पहले से दिया होता 18/1272 थे तो आरटीआई एक्ट की जरूरत नहीं थी 2005 में कानून लाने की। सही सही बात है है, वही। हाँ, आप लोग मिक्सअप मत करो आपको दोनों किसने चीजों सलाह को दे ये। दी आपको ये एविडेंस एक्ट में जाने के लिए, आपने आरटीआई क्यों नहीं लगाई? और कंज्यूमर फोरम में क्या वो केवल फीस वापस दे देगा, बोलेगा ले तेरे पैसे रख ले वापस, बायर सेलर रिलेशनशिप खत्म, फिर क्या कर लोगे आप?
नहीं सर, वो जब मैं इसमें गया हूँ सर, उन्होंने तो कोई जवाब, यदि हम कोई जवाब आता जवाब मेरे नहीं पास, दिया। अरे ज्यादा से ज्यादा भाई, आपका फीस का, ज्यादा से ज्यादा फीस का हक बनता है, फीस वो वापस दे देगा कि ले तेरे पैसे हम नहीं रखते। देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड, देयर जानकारी इज नो सेल लेना ऑफ है मैं तो गुड। आप भोक्ता लोग नहीं, मैं यही आरटीआई के मामला तो ले तहत रहा ही हूँ कि मैं जाइए, भोक्ता बनता हूँ आरटीआई सर ही इनका। बता रहे हैं। जबरदस्ती किसी को पैसा देके आप तो डीएम के अकाउंट में नहीं 1 लाख जमा जबरदस्ती नहीं, कर जो दोगे, एक्ट बोलेंगे में डीएम लिखा हुआ सर, भ्रष्टाचारी है, तो ऐसे थोड़ी होगा। नहीं वो तो एक्ट में लिखा हुआ सर 76 में फीस का। क्या कहाँ लिखा लिखा है? है? कहाँ लिखा है बताइए? ऐड उसमें आप उसमें पढ़िए, पढ़िए सर, चलिए उसमें लिखा हुआ इंटरनेट है से कि डाउनलोड लीगल करिए, मैं फीस भी अदा डाउनलोड करके करता कोई हूँ। भी सरकारी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं सर। नहीं तो फीस कितना अमाउंट है, कौन सा, ये कहाँ वो लिखा है बताओ? यदि मेरा दस्तावेज यदि 50 रुपए का सर, मैंने 20 रुपए अदा किए, तो वो सामने वाला लिख के देगा आपका 50। मैंने वचन भी कर रखा ना बड़े आवेदन में सर। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो फीस के, अरे उसके लिए कोर्ट के रूल्स होते हैं। अब जनरल रूल सिविल संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 227, उसके तहत जनरल रूल सिविल होते हैं, जनरल रूल्स क्रिमिनल होते हैं। वो पढ़िए, उसके आधार पर उसमें फीस लिखी होती है, एडवोकेट्स को पता होती है। आप एडवोकेट नहीं है ना, आपको उसमें वो फीस पता नहीं है, आप अपने मन से तय कर रहे हैं कि मैं 20 दूंगा, 25 दूंगा, 25 दिन टाइम दूंगा, तो ये सब कहाँ लिखा है? सर ये अपने मन से आप तय कर लोगे क्या? उनका कोई जवाब तो नहीं आता ना मेरे पास सर। जवाब क्यों देंगे? जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है ना, उनकी कोई लीगल, भाई उनकी ड्यूटी कोर्ट के प्रति हो, आपके प्रति थोड़ी है। आप ऐसी कोई आपका केस बेस नहीं चल रहा है, कोई जवाब दे दे। मुझे भी चलिए लोक अदालत चलिए से नहीं ठीक सर, है। इसके समन आ अंदर गया था। उच्च न्यायालय तो मध्य हाँ, लोक प्रदेश अदालत के, वालों ने बुला राजस्थान के लिया, भी इतने कई। तारीख को आ जाओ, तो क्या मैं लोक अदालत में चला जाऊंगा? अरे भाई एक केस एक पेंडिंग मिनट हो, आप पहले इसका एग्रीमेंट हो समाधान कि हम लोक कीजिए। अदालत में ले जाएंगे, तब जाता है मामला। सर इसके अंदर तो हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है, राजस्थान की हाई कोर्ट जोधपुर का। ये 2-3 मामले हैं सर, डिसीजन हुए हैं, नेशनल का खुद का डिसीजन है इसके ऊपर, तो तो एविडेंस हाई एक्ट के ऊपर हाई तो। कोर्ट का जजमेंट आप दे दो, और यदि वो मिल जाए पेंडिंग कोर्ट केस जानकारी में तो होगा अच्छा ना, है। पेंडिंग कोर्ट केस में होगा। उन्होंने ये थोड़ी बोला कि नहीं नहीं, आरटीआई एक्ट के जोधपुर की बदले। हाई कोर्ट और जो जिला इसका उपभोक्ता मंच की है, और नेशनल की कई अथॉरिटियां इसके ऊपर, तो सर एविडेंस एक्ट के ऊपर तो। एविडेंस चलो ठीक एक्ट, है, आप लेते पहली बात तो रहो एविडेंस एक्ट जो लेते कोर्ट में सुनो जो सुनो। पेंडिंग केस होंगे ना, उसमें लागू होता एक है। मिनट आप यार, बीरन जी एक मिनट पर। ये तो ऐसा ही है, ट्रायल एंड एरर वाली चीज है। हवा में तीर मारते रहो, मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो मारो सर ने गोली। तो सर इनको, इनका बढ़िया है। एडवोकेट क्या रहता है सर? सर कुछ कोई नहीं होने प्रयास वाला है वो। करके दो ना सर, हम एविडेंस लोग तो आरटीआई में कोशिश क्यों जानकारी करें नहीं सर? मिली तो एविडेंस एक्ट में कुछ आपको, मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। मिल जाए तो मिल जाए, सामने वाले को गया नोटिस, कोशिश करने में क्या डर दिक्कत करके है दे सर दिया इनको? कागज, तो देखो कागज तो कर्मचारियों को ही देना है, वो डर के दे दिया कि अरे भाई कोर्ट का मामला है, क्या कैसा दे दो, कहीं हमारे सर पे न पड़ जाए, तो दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो लड़ते रहो। अब ये तो है, ये तो चल रहा है, ठीक है। तो हमें नहीं लग रहा है कि एविडेंस एक्ट में आप कोई बहुत बड़ा तीर मार लोगे, या अभी तक इतना सारे लोगों ने कर लिया है। ये तो लड़ाई है, चलती रहती है, चलने दीजिए। चलिए किशन लाल जी, आपका अंतिम क्वेश्चन पूछ लेते हैं और फिर इसको बंद किया जाए कार्यक्रम को, प्लीज। चलिए। नमस्कार सबको। हाँ बताइए। लोक सूचना अधिकारी ये कहता है कि 7-9 के तहत विचलन होता है, इसलिए सूचना नहीं दी जाएगी। तो ये विचलन का क्या मतलब है 7-9 में? ये 7-9 तो सात एक, जिस प्रारूप में सूचना उसी प्रारूप में दी जाएगी। एक विचलन रिसोर्सेस का होता है कि आपने क्या बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस मांगी है? कितने हजार पेज मांगे आपने? सर मुश्किल से कोई 150 पेज होंगे। 150? ये आपका गेस है, उन्होंने बताया है कितने पेज है क्या? मतलब अभी लग बताइए, आप वो एप्लीकेशन में नहीं बता बताइए रहे, क्या सूचना मांगी है। वो तो ये हम ये सूचना मांगे थे कि ग्राम पंचायत के द्वारा 2021 से 22 के बीच में जो कार्य करवाए गए उनके ये बिल वाउचर दिए जाए, और इनकी हाँ, तो बिल यूसीसी। वाउचर हजारों की संख्या में हो सकते हैं। वो आपका ऐसे गेस कर रहे हैं कि 150 होंगे। नहीं, एक मिनट, कुछ यदि एक आध साल का मांगा होगा, काम स्पेसिफाई किया होगा तो देना चाहिए। क्या मांगा था आपने? एक स्पेसिफिक काम आपने मांगा है कि अमुक कार्य से संबंधित, या तो बिल वाउचर वॉल्यूमिनस है तो उसमें आप कार्यालय में आमंत्रित करते हैं, आप स्वयं जाके पंचायत ऑफिस में देख लीजिए। जो जिला पंचायत अधिकारी होंगे ना, या जो ग्राम पंचायत अधिकारी होंगे, ग्राम विकास अधिकारी है, वहां जाके आप स्वयं देख सकते हैं सूचना। आप देख लो, बोल दो कि भाई हमें जानकारी, आप आ जाता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं चुन करके वो जानकारी आपसे ले लूंगा, इस तरह से है ना। कैटेगराइज करके आप अपनी जानकारी अलग से छांट करके ले लो। और सर इस धारा की स्पष्टता क्या है सर? 7-9 विचलन होता है। भाई धारा की बता दो स्पष्टता यह है कि आप इतनी ज्यादा जानकारी नहीं मांगोगे कि वो पीआईओ जो है वो पूरा ऑफिस आपके घर पे लाके रख दे, जी है ना। ये ऐसा नहीं मांगना चाहिए। और दूसरा क्या है तरीका, आपको मैं बता देता हूँ। देखो, आपने किस पंचायत में लगाया है? जी सर। पंचायत तो बहुत छोटी जगह होती है, तो सचिव का काला चिट्ठा सब जानते ही हो ना, आपकी किस कहाँ गड़बड़ी की है उसने, किस तो चीज में गड़बड़ी की है? इसीलिए मांगे थे सर। हाँ, कि पोर्टल असली से काम हवा में तीर निकाल तो लो। नहीं चला रहे हो ना? नहीं नहीं सर, हम्म। इसीलिए बिल वाउचर मांगे थे वो, किस चीज का मांगा था? निर्माण कार्य के। कौन से निर्माण कार्य का? किसमें किया उसने भ्रष्टाचार? खरंजा है, कुओं की सफाई है, इस तरह के बिल कुओं मांगे थे। कुओं की सफाई का? हाँ। भाई ऐसी चीज का तो मांगो ही मत, है ना। पर वो सर जैसे बोलेगा कि कोई आंधी चली, कचरा वापस आ गया, तो क्या करोगे?
नहीं सर, कुएं के पानी की सफाई होती है और कचरे की सफाई थोड़ी होती फिर बोलोगे है। नहीं साहब मैं तो कचरा गिरा हुआ है इसके अंदर, ऐसी चीज मत मांगो। मतलब है ना, जहाँ भ्रष्टाचार सही में हुआ है ऐसा मत करो। ये सब क्या है कि आपका टाइम बर्बाद होगा इसमें। आप जी सर। जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है थोड़ा सा होमवर्क कर लो अपने, थोड़ी सी अपना कंक्रीट कामों को मांगिए, पुल अपना निर्माण, हाँ पीसीसी निर्माण, रपटा निर्माण, ये सब, निर्माण और सड़क। अपना खुफिया तंत्र विकसित करिए, थोड़ा अपना खुफिया तंत्र थोड़ा सा और जागृत करिए, और पता जी करिए कि कहाँ का भ्रष्टाचार हुआ है। और उसके बाद फिर उसकी जानकारी, सिर्फ उसकी जानकारी मांगिए, है ना, मोटे स्पेसिफिक उस पॉइंट की जानकारी, इतने समय से इतने समय, इतने दिन से इतने तारीख तक की जानकारी, इसका जो बिल वाउचर है, इसका सारा वर्क ऑर्डर, ये सब वो सब तमाम चीजें आपको मिल जाए, उसकी जी जानकारी लीजिए चलिए आप। उसमें। और सर इनका ये किशन लाल जी को ये भी सलाह दिया जाए कि आपने जो जानकारी मांगी, यदि तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपने मांगी उसको फॉलो करिए, आप अपील पे जाइए, नहीं दे रहे हैं और जानकारी। आप एक वेबसाइट पर भी जाइएगा, जो पंचायत दर्पण पोर्टल होता है, उस पर भी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, आपको दिख जाएगा उसने क्या क्या काम किया है। सबसे पहले आपको हम जानकारी देते हैं, आप पंचायत दर्पण पोर्टल पर जाइए, तो आपको जी गांव के सारे विकास कार्य दिख जाएंगे। अब आप उसको धरातल पर जाकर के आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। अब आपको लगता है कि नहीं उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो फिर उसकी पूरी फाइल निकलवा लीजिए। जी सर। नहीं सर, और ठीक भी है कई किशन लाल जी। अदर डिपार्टमेंट से मांगते तो वो यही कहते हैं 7-9 में विचलन होता है। हम्म। नहीं, वो अपील करना पड़ेगा आपको, अपील करो। वो लोक सूचना अधिकारी तो ऐसे ही बोलते हैं ज्यादातर, वो तो कुछ भी जानकारी मांगोगे तो ऐसे बता देंगे। आप अपील कर दो, प्रथम अपील कर दो, प्रथम के बाद द्वितीय अपील करो, ना दे जानकारी तो। जी सर। अब क्या थैंक यू सर। करोगे, नहीं दे रहे हैं तो अब लड़ोगे थोड़ी ना यार, सीधी सी बात है, नहीं दे रहे हैं तो अपन आगे की प्रोसीजर फॉलो करेंगे। और सर और सेकंड में जाएंगे, और फर्स्ट प्रयास अपील। करेंगे कि उनको उन्हीं के उसमें फंसा करके उनको जुर्माना लगवाया जाए, वहां से जानकारी लिया जाए, यही किया जा सकता है। जी सर। हाँ रिंकू बताइए, रिंकू जी आपका क्या प्रश्न है, रिंकू जी। सर नमस्कार, आवाज आ रही है? सर नमस्कार सर। आवाज आवाज आ रही, कट कट के आ रही, बताइए। मेरा प्रश्न ये है सर, हम धारा 41 नोटिस की डेट मांगते हैं, कौन मांगते हैं, भेजा गया वो चीजें 8 बजे लगा देते हैं सर उसमें। हम्म पुलिस पुलिस उसमें 8 बजे क्या लगा जान, रही है सर। क्या जानकारी मांगी धारा थी, पेट बंजे धारा लगी, 41 का क्या जानकारी मांगी थी? धारा 41 का नोटिस, धारा 41 का नोटिस की डेट सर, और रिसीविंग सर, हमारा जो रिसीव किया गया है उसकी प्रति। धारा 41 कौन सा अधिनियम? 91 है सर उसमें। बयान 41, बयान के लिए बुलाते हैं सर। अच्छा अच्छा 91। सीआरपीसी बयान 91 के लिए। समझ गया, सीआरपीसी सीआरपीसी 91, सीआरपीसी 91, हाँ चलिए। सीआरपीसी 91। तो हम्म, ये जो बिजली काटी है कौन सी धारा में काटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का बोल रहे हैं क्या आप? नहीं सर, एफआईआर हुई। एफआईआर हुई है, बिजली काटने का मामला नहीं है ना? नहीं नहीं सर, वही का मामला है वो, कॉमर्शियल मैटर है सर, मतलब उसमें बिजनेसल हाँ मैटर है हाँ सर। तो हाँ तो हाँ तो कंप्लेंट आपने की होगी तो इंक्वायरी के लिए पुलिस तो बुला ही सकती है थाने पे, उसमें आप जाइए, नहीं तो फिर नहीं सर, समन्स आ जाएगा बाद में। नहीं उसकी नोटिस वगैरह डेट वगैरह नहीं दे रहे ना सर, उसकी डेट वगैरह नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आए नहीं बयान देने, उसकी नहीं कॉपी ऐसा नहीं नहीं दी है कभी वो, उन्होंने। अरे ऐसा होता है 91 में आप लिखित भी जवाब दे सकते हैं, इवन 95 में भी लिखित जवाब दे सकते हैं, 93 में सर्च वारंट निकलता है, पहले आप सीआरपीसी के तीनों सेक्शन देख लीजिए, वो जो लेटर आपको नहीं मिला है ना उसमें। 8 बजे लगा रहे हैं सर, 8 बजे में मैंने पूछा किस डेट को भेजा है, क्या कॉपी भेजी है, कभी भेजा ही नहीं उन्होंने सर। नहीं, क्या आपसे क्या आपको भेजा था कि आप दूसरों की बात कर रहे हैं? आप कौन है, विक्टिम है या आरोपी है, कौन है आप? विटनेस है, कौन है इस केस में, क्रिमिनल केस में स्टेटस क्या है आपका? आर, आरोपी सर, प्रतिवादी। आप आरोपी, हाँ आप आरोपी है ना? हाँ तो उसमें हाँ जी पूछताछ सर। के लिए तो बुला ही सकते हो आपको। नहीं सर, मैं 8 बजे वो मांग रहा हूँ सर, उसमें धारा 41 का नोटिस की डेट और प्रति आपने मुझे कब मुहैया कराई है सर वो चीज़? वो सीधा उन्होंने ये सब मांगने के आप सीधा बोलोगे आपका नोटिस मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, आप इनकार कर दीजिए, और नहीं जवाब देना है तो वो आप ये उसमें लिख के लिखो कि ये नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। जन सुनवाई अदरवाइज वो पोर्टल पे ये 41 ए, कहते हैं वो ना सर ये। 41 ए लगा, वो 41 ए लगा देंगे बाद में, तो अरेस्ट कर लेंगे फिर कि इन्वेस्टिगेशन नहीं, जांच में हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। आरोपी है तो कौन से वो ये धारा कह में रहे हैं आरोपी है आप? आरोप क्या लगे हुए हैं, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है? कौन कौन सी धारा में आपको बताइए। फोर हाँ ट्वेंटी फोर 406 420 लगा ना, 7 साल की प्राथमिक कैद हो साक्ष्य सकती सर। है। हाँ यस, हाँ तो उसमें कोऑपरेट करिए, जो डॉक्यूमेंट दिया वो लेटर पे लिखा होगा ना कितने दिन के अंदर जवाब देना है आपको, तो जवाब दीजिए, ना तो थाने पे वो बुलाएंगे फिर वो। जांच जांच में वो कहते हैं ना सर, वो आया बयान देने नहीं आया सर, और सर नोटिस ही हाँ नहीं तो भेज रहे हैं सर वो।
अरे तो नोटिस नहीं भेजा तो आप इनकार, स्पष्ट इनकार करो ना कि मुझे नोटिस प्राप्त नहीं हुआ, बात खत्म, और बस साइन आपके करके पास दे दो। पावती पावती होगी, नहीं मिली है तो मतलब इसका मतलब उनके पास पावती भी नहीं है आपकी, और यदि पावती नहीं है उनके पास, तो वो हाँ उसके लिए दोषी होंगे कि आपको तामील नहीं हो पाई है, तो आप क्यों परेशान नहीं होते हैं? मिले तो नोटिस आप इनकार आएगा करिए जवाब ना, दे वो साबित करेंगे कि उन्होंने भेजा है। आप इनकार करो, मुझे नोटिस नहीं मिला, आपको दो। आपको लिख के देने में क्या डर है? हम्म। नहीं सर, स्पष्ट अच्छा वो लिखो कि ये नहीं मिला लगाते हैं हमको। कि हम तो हाई कोर्ट को लिख के देते कि वही हमको ये प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसमें पुलिस को लिखने में आपको क्या डर है? हम्म। वो ये कहते हैं कि देने नहीं बयान देने नहीं आते। हाँ तो वो बिल्कुल लिख सकते हैं, वो 41A करके प्री अरेस्ट करेंगे, उसके बाद वो अरेस्ट भी कर सकते हैं। ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होता है इसमें, तो है ना। पहली बात तो 41A के नोटिस की भी जरूरत नहीं, बिना नोटिस के भी अरेस्ट कर सकते हैं वो आप नॉन आप कॉपरेशन का नहीं आरोप मेरी लगा बात अग्नि देंगे। आप अग्नि उनसे 8 बजे पूछिए। नहीं लगेगा ना सर, अग्नि 8 बजे लगा रहे हैं सर, 8 हाँ तो बजे लगा रहे हैं आरटीआई सर, में सर मत मैं पूछिए मांग ना, रहा हूँ। आरटीआई में मत पूछिए। आरटी नहीं, आप जहाँ उन्हें कोर्ट के सामने बोला ना कि ये नहीं आ रहे हैं, तो आप उसमें वहां लिख के दे दो कोर्ट के सामने कि मुझे इन्होंने नोटिस चलिए नहीं भेजा, ठीक है, मुझे प्राप्त नहीं आप हुआ है। आरटीआई में पूछ रहे हो तो आरटीआई में आप अपील करो, आपको जानकारी आगे मिलेगी। और इसी के साथ कार्यक्रम को यहाँ पे विराम ठीक, देते हैं। और थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल सर हमारे बीच में अपना